फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नाम से ही क्लियर है कि किसी का दायित्व क्या है, किसी काम को से रिलेटेड। जैसे हमें कोई काम दिया जाता है, ठीक है, तो उस काम को पूरा करने का जिम्मेवारी हमारी होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब अगर वो काम पूरा नहीं होता है या कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? हम होंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ये एक मैनेजमेंट कंट्रोल का सिस्टम है, ठीक है। मतलब ये कंट्रोल का एक सिस्टम है जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो असाइन की जाती है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। मतलब जैसे भैया हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक्सपेंस का होता है, प्रोडक्शन का होता है, सेल्स का होता है, रेवेन्यू का होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ होती है, जैसे सेल्स में कमी आती है, कॉस्ट बढ़ती है, रेवेन्यू में कमी आती है, तो उस डिपार्टमेंट से जो पर्सन रिलेटेड होगा, जिसको उसके रिगार्डिंग काम दिया गया था, वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग होती है वो क्या करती है? वो अलर्टनेस लेके आती है कि इनके बीच में जो भी पर्सन्स होते हैं उनके बीच में, और इनिशिएटिव लेके आती है। जितने भी लेवल है, हमें पता है 3 लेवल होते हैं मोस्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल, ठीक है। उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है, वैल्यूएट करने में हेल्प करती है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होंगे भाई, हमें पता है हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, डाटा वगैरह टाइम पर अवेलेबल होगा तो हम क्या कर पाएंगे? परफॉर्मेंस वगैरह को इवैल्यूएट कर पाएंगे, कोई भी कमी होगी तो उनको दूर कर पाएंगे, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना हर इंडिविजुअल की, वो क्लियरली डिफाइन होती है ताकि हमें ये पता रहे कि क्या करने की जरूरत है, क्या किसी पर्सन को करना है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, ठीक है। कहते हैं कि जैसे हमारे कंट्रोल का प्रोसेस नहीं होता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हैं, स्टैंडर्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फिर एक्चुअल हम परफॉर्मेंस आती है, फिर कंपेयर करते हैं उसे स्टैंडर्ड्स के साथ, फिर वेरिएंसेस निकालते हैं, लास्ट में कंट्रोल करते हैं। वैसे ही इसका कुछ होता है तरीका, जैसे इसमें भी हम वेरिएंस निकालेंगे कैसे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके जो काम हमने दिया था उसको कंप्यूट किया है उसके साथ, और एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या वेरिएंसेस आए हैं और उसके लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सा सेंटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन भी दिया गया है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो कहता है कि एक ऐसा सिस्टम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जिसके अंतर्गत जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो एस्टेब्लिश की जाती है। मतलब दायित्व, जिम्मेवारी की, हाँ, जवाबदेहिता क्रिएट की जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता की, उसको जवाब देना होगा उसके लिए अकॉर्डिंग टू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को दी गई थी, अलग अलग जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो जैसे अगर हमसे कोई इसके फंक्शंस पूछता है तो क्या होता है कि भाई देखो, इसमें फंक्शनल एरियाज को डिटरमाइन करता है, अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग एरियाज है, एक्सपेंसेस का है, कॉस्ट का है, प्रोडक्शन का है, सेल्स का है, और कॉस्ट को बांट देता है उन्हीं को सेंटर के बेस पे, जैसे भाई एक्सपेंस सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इस टाइप से। और सेपरेट कलेक्शन करता है कौन सी कंट्रोलेबल कॉस्ट और कौन सी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम करता है, ठीक है। और जो भी मतलब हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है वो कौन सी, कंट्रोलेबल कौन सी है, और अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसके रीजन फाइंड आउट करने में, डिसीजन मेकिंग, मतलब ये सारे बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करके चलता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है ना वो एक हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को मतलब रिकॉग्नाइज करता है, जो भी वो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत उनके प्लान और एक्शंस को डिफाइन करता है, और लास्ट में भाई अगर कोई कमी होती है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के? तो इसके लिए यहाँ पे 3 प्रिंसिपल बताए। पहला तो जो कॉस्ट एंड रिवेन्यू होता है ना वो किससे रिलेटेड हो? जो यूनिट उससे रिस्पॉन्सिबल है उसके रिलेटेड। मतलब भाई जैसे अलग अलग हमने सेंटर बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, तो जो कॉस्ट होगा उस डिपार्टमेंट की, खर्चा होगा, और जो उस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू होगा वो उसी यूनिट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके लिए पहले से ही गाइडलाइंस वगैरह क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी के लिए तो लेगा जो एक्चुअल में उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, दूसरे डिपार्टमेंट की थोड़ी ना लेगा। दूसरा रखा है कॉस्ट शुड बी ट्रेस डायरेक्टली टू द, और जो कॉस्ट है वो उसी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए, विच हैज द पावर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। मतलब जिस डिपार्टमेंट ने उस कॉस्ट के लिए भाई पावर ली थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो खर्चा उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, वही पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा,
ठीक है, क्योंकि देखो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है भाई, वो दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इकट्ठा मतलब कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भाई जो मैनेजर है एक डिपार्टमेंट का वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले से ही क्लियर होगा, पहले से ही डिसाइड किया होगा कि पावर किसने ली थी, कौन उसके लिए अकाउंटेबल था। ठीक है, जो वेराइंसेस होते हैं फ्रॉम बजट एंड कंपैरिजन बिटवीन बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट मस्ट बी ग्राउंडेड फ्रॉमली इन ए डिसर्नेबली यूनिफॉर्म एंड क्लियरली कंपेरेबल। मतलब ये देखो जो वेराइंस आ रहे हैं, जो हमारा बजट था और जो हमने बजट को और एक्चुअल रिजल्ट को जब कंपेयर किया तो कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ताकि कंपेयर किया जा सके बजटिंग के सिस्टम में और टाइम पर रिपोर्टिंग वगैरह की जा सके, कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना इनका जरूरी होता है। ठीक है, फिर इसके लिए जरूरी क्या क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए। तो कहता है कि जो एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है कि जो किसी भी सेंटर को दिया गया वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी दी, अगर वो क्लियर ही नहीं है भैया ऐसे ही हम किसी को फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे तो वो तो अपनी ड्यूटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो अपने आप को उसके लिए जिम्मेवार बनेगा ही नहीं। इसीलिए हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए सेंटर के अकॉर्डिंग। दूसरा सेट ऑफ गोल्स है जो भैया अचीव करने हैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, वो भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। रिवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट है जो जरूरी होती है कंट्रोल करना किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा, वो भी क्या हो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, और है ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में इंक्लूड हो। इंपॉर्टेंट आइटम जो रिक्वायर होते हैं हमारे मैनेजमेंट अटेंशन के लिए वो भी बिल्कुल क्या होने चाहिए, क्लियरली हाईलाइट होनी चाहिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। तो क्योंकि देखो भाई हमने स्टैंडर्ड सेट किए, ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर कंपेयर किया, वेराइंसेस आए, तो लास्ट में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे मैनेजमेंट को बताने के लिए, तो उसमें ना हर किसी पर्सन की जो भी मैनेजमेंट के टेंशन के लिए हर चीज उसमें क्लियरली होनी चाहिए। ठीक है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के, वो भी क्लियर होने चाहिए ताकि मैनेजर है ना टाइम पर उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाए, उनकी हेल्प वगैरह कर पाए। अब बात आती है क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में। सबसे पहले तो यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिटरमाइन किया जाता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में बांट दिया जाता है। फिर कोस्ट है ना उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, बजट टारगेट वगैरह सेट किए जाते हैं, और फिर जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको अप्रेजल मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, फिर वेराइंसेस निकाले जाते हैं, फिर रिपोर्ट वगैरह तैयार करके मैनेजमेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और लास्ट में करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। फिर इंसेंटिव ऑफर किए जाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे सिस्टम में बना रहे, उन कमियों को दूर करे। ठीक है, मोटिवेट रहे। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक यूनिट होता है जो अकाउंटेबल होता है किन के लिए, जो भी मतलब कॉस्ट वगैरह आ रही है उनके लिए, किसके प्रति, जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए। तो ये यूनिट होती है जो अकाउंटेबल होती है हायर अथॉरिटीज के लिए, जो भी परफॉर्मेंस उसे दी गई है उन सभी कामों के लिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो हम वो बोल देंगे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, जैसे भाई जो कॉस्ट को बांटा जाता है, पॉलिसी कॉस्ट वगैरह को निकाला जाता है, ये सब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट की। कॉस्ट कितनी आई है वो कॉस्ट सेंटर का काम होगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है वो प्रॉफिट का सेंटर का काम होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमारा इफिशियंट भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है। अगर वो इफिशियंट है वो कब कहलाएगा, जब हमारा जो आउटपुट पर यूनिट है ना वो अच्छा है। ठीक है, और अब वो इफेक्टिव कब कहलाएगा, जब गोल्स है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ये दोनों हो सकता है इफेक्टिव भी और इफिशियंट भी। तो टाइप्स की बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के तो वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के टाइप्स में हमारे आते हैं 4, एक्सपेंस सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो एक्सपेंस सेंटर वो सेंटर होगा जो सिर्फ किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से, मतलब भाई कौन से इनपुट्स लगाए जा रहे हैं और उन इनपुट्स पर कितना खर्चा हो रहा है, सिर्फ उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप इनको कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ है ना वो इनपुट्स के ऊपर फोकस करके चलता है। इनपुट्स कोई मॉनिटरी मतलब वैल्यू में कैलकुलेट करता है कि एक्चुअल में कितना खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपेंस किया जा रहा है, कितने इनपुट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक सिनोनिम्स है पर्यायवाची है किसका, कॉस्ट सेंटर का। क्योंकि जो कॉस्ट सेंटर होता है ना वो भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए होता है कि भाई कितने कॉस्ट आ रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, रिवेन्यू सेंटर क्या हो जाएगा, जो ये देखेगा कि एक्चुअल में कितना रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या होता है भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इन्वॉल्व हो जिस चीज के अंदर, वो हमारा रेवेन्यू होता है कि हमने बेचा किसी प्रोडक्ट को तो कितना प्रॉफिट हमने कमाया। ठीक है, तो जो रेवेन्यू सेंटर होगा वो किसके ऊपर ध्यान देगा, रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टाइम पर प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन होगी रेवेन्यू। ठीक है, सेल्स जो होता है ना सेल्स सेंटर वो इसी का एग्जांपल होता है किसका, हमारा रेवेन्यू सेंटर का। जबकि अगर आप एक्सपेंस
सेंटर की बात करो तो इसके लिए लाइक एज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर वो होगा जो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों को ध्यान में लेके चलता है, क्योंकि जो हमने खर्चा लगाया और जो हमें रेवेन्यू आया उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। इसीलिए जो प्रॉफिट सेंटर होगा वो इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों को मॉनेटरी टर्म में मेजर करेगा, उसके ऊपर ध्यान देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बाहर जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसको ही नहीं, बल्कि जब एक आउटपुट को ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफर किया जाता है ना, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम प्राइसिंग मतलब एक प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हैं, जिस प्राइस पर ट्रांसफर करते हैं वो हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाता है। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट इसी का एक एग्जाम्पल है। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें प्रॉफिट सेंटर जैसा तो कुछ होता नहीं, लेकिन वहाँ पे जो रेवेन्यू सेंटर होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो पैसा लगाया है। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर वो होगा जो किस पर फोकस करके चलता है, जो पैसा आपने लगाया, जो असेट्स आपने लगाई है उन चीज़ों के मॉनेटरी मेजरमेंट के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, जो इनपुट्स होंगे वो मतलब कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, कैसे अकाउंट किए जाएंगे, कॉस्ट के फॉर्म में, और जो आउटपुट होंगे वो रेवेन्यू एंड असेट्स की फॉर्म में कि कितना आपने असेट्स इंप्लॉय की थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चार इसके सेंटर थे। ठीक है, और आप है ना कभी भी प्रॉफिट के बेस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का पता नहीं लगा सकते। वहाँ पे आपने जो पैसा लगाया था उस पर कितना रिटर्न हो रहा है वो उसका मेन यार्डस्टिक बोला जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और कॉस्ट सेंटर में डिफरेंस होता है। कॉस्ट सेंटर क्या होगा, कॉस्ट सेंटर तो एक लोकेशन हो गई, एक पर्सन हो गया, एक आइटम हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, जिसके लिए कॉस्ट आपने ज्ञात की है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो पर्सन है, डिपार्टमेंट है जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जिसके रिगार्डिंग। और एमबीओ मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को लगा लो हमने भाई कोई एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए बोला है। ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते तो हम बोलेंगे कि वो इफेक्टिव था, और नहीं होते तो वो नॉन इफेक्टिव था। तो इसके लिए हम कैसे पता करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हम सेट करके चलते हैं, हाँ भाई इतनी होनी चाहिए उसके साथ, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कोई डिपार्टमेंट कोई सेंटर रिस्पॉन्सिबल मतलब वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम होता है ये हमारा कहलाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिस्टम। ठीक है, और कंट्रोलेबिलिटी का मतलब तो हमें पता ही है कि भाई कंट्रोल करना जो भी कॉस्ट वगैरह आ रही है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। तो इसके लिए हमें पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम डिफाइन करें कॉस्ट को, क्योंकि कुछ कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है, कुछ अनकंट्रोलेबल होती है। और कंट्रोलेबल वही होती है जो एक पर्सन के हाथ में, मतलब एक पर्सन उससे डायरेक्टली रिलेटेड जिसको कंट्रोल कर पा रहा है। अनकंट्रोलेबल जो उसके हाथ में नहीं, मतलब जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कंट्रोलेबल वे इन्फ्लुएंस की जाती है एक्शन के द्वारा किसी भी स्पेसिफाइड मेंबर के द्वारा। जो कंट्रोलेबिलिटी होती है उसको तीन मेन सिचुएशन में बांटा। जो डिपार्टमेंट है वो कंप्लीटली फ्री है चूज करने में क्वांटिटी को और सोर्सेज को, और डिपार्टमेंट है वो फ्री नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज को चूज करने में, लेकिन वो डिसाइड करने में फ्री है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। और डिपार्टमेंट फ्री नहीं है ना तो सोर्स में ना क्वांटिटी में। देखो जब वो फ्री होता है चूज करने में दोनों सोर्स या क्वांटिटी को, तब तो सारी कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है। और जब वो ना भाई गुड्स और सर्विसेज को चूज नहीं कर सकते लेकिन क्वांटिटी को चूज कर सकते हैं ना, उस केस में जो क्वांटिटी फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं और अनकंट्रोलेबल। और थर्ड केस में सारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। क्योंकि जो कॉस्ट होती है ना उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट में बांट सकते हैं। डायरेक्ट होती है जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन में क्या चाहिए, हमें मशीनें चाहिए। प्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए कि रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए चाहिए, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने एक पीएन हायर किया है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉचमैन हायर किया है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ना कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए या एक स्पेशल यूनिट के लिए। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है। तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हमारे अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब हम उसको किसी एक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अब बात आती है डिवीजन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो जो डिवीजन होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक यूनिट होती है, मतलब जो मैनेजर होता है ना वो अकाउंटेबल होगा उस काम को पूरा करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो कहता है कि जो डिवीजन होता है वो उसको एक अलग से एंटिटी माना जाता है। तो इसको इसने बताया है कि भाई हम डिवीजन करते क्यों, तो इसने इसको दो पार्ट्स में बांटा है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मेजर्स में कौन कौन से आते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो पैसा लगाया तो उसके ऊपर रिटर्न, रेजिडुअल इनकम मेथड या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड, सेल्स वॉल्यूम मेथड और कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड। तो पहले दो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब हम इनको पढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड क्या कहता है
कि रिटर्न को हम कैसे निकालेंगे भाई, जो मतलब जो प्रॉफिट है भाई टैक्स से पहले का बांटने लायक डिविजनल होता है, मतलब बांटने जैसे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं उसमें भाई प्रॉफिट भी तो बांटा जाएगा। अगर जैसे कोई शेयर होल्डर उसने पैसा लगाया तो डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। तो यही बोल रखा है कि जो रिटर्न होता है उसको मेजर किया जाता है डिविजनल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फॉर्म में। और इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको हम है ना नेट बुक वैल्यू पर लेके चलते हैं, और जो रेशियो होता है ना दोनों का वो कैलकुलेट किया जाता है हम परसेंटेज फॉर्म में। जैसे इसने दिखा रखा है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो हम निकालेंगे ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में जो आपने पैसा लगाया था वो मल्टीप्लाई 100, या जो नेट प्रॉफिट जो बांटने लायक है वो अपॉन में डिविजनल नेट असेट्स मल्टीप्लाई 100। और अगर ये चीजें ना हो तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल वो मल्टीप्लाई में कैपिटल टर्नओवर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा क्या जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हो सेल्स मार्जिन को बढ़ा करके। जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड का, क्लोजिंग बैलेंस क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो डिवाइड कर देंगे उसको 2 से। ठीक है, ऐसे हम इसका एवरेज निकाल के चलते हैं। और असेट्स को हमेशा मार्केट वैल्यू पे लिया जाता है ना कि बुक वैल्यू पे। अब बात आते हैं रेजिडुअल इनकम मेथड की, जिसको हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इसको निकालने का ये फॉर्मूला है, अलग अलग बुक्स में कुछ अलग भी मिल सकता है आपको, क्योंकि जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो नेट अर्निंग्स होती हैं उसमें से हम जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी उसको घटा देते हैं, वहां से हम निकालते हैं रेजिडुअल इनकम को। क्योंकि जो रेजिडुअल इनकम होती है ना उसमें आपने जो खर्चा लगाया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक भैया आपने लोन लिया, लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, वो क्या होगा आपके लिए एक टाइप से कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है, तो वो सब हम घटा वगैरह करके चलते हैं नेट इनकम में से। और सेल्स वॉल्यूम मेथड क्या होती है, तो सेल्स वॉल्यूम मेथड कहता है कि ये कोस्ट स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट डिविजन्स का। ठीक है, कहता है कि अगर जो कोस्ट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिवीजन का वो सेम पैटर्न पे है, सेम पीपल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किसमें वेजेस और मटेरियल को इनकर करने में, तो जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स होगी ना वो जनरेट की जाएगी डिवीजन के द्वारा, उसको हम एक मेजर मानेंगे डिविजन परफॉर्मेंस का। मतलब भाई देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो कोस्ट स्ट्रक्चर है डिवीजन मतलब डिफरेंट डिविजन्स का वो सेम है, लोग भी सेम है, जो वेजेस आ रही है मटेरियल वो भी सेम है, तो उस केस में डिविजनल परफॉर्मेंस हम किसके बेस पे लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के बेस पे। कंट्रीब्यूशन मेथड, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो डिफरेंस होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का, तो उसको हम इसमें लेके चलते हैं। इसमें है ना फिक्स कॉस्ट को भी डिडक्ट किया जाता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो हम लिखाते कैसे हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में आते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन रिसोर्स, लीडरशिप क्वालिटी, मार्केटेबिलिटी ऑफ डिविजनल प्रोडक्ट, एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड कॉलेज यूज का क्या मतलब नेचर है, क्या एटीट्यूड्स है, सोशल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी वगैरह क्या है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग होती है उसको एक प्राइमरी मैनेजमेंट कंट्रोल टूल माना जाता है, मतलब कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, एंड कंपेनियन टू द डेलीगेट, और जो मतलब हमारी जो अथॉरिटी वगैरह होती है उसको डेलीगेट किया जाता है जो मैनेजमेंट के द्वारा, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो अब बात आती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस वगैरह है, तो ये मतलब एडवांटेजेस क्या है, तो देखो आप खुद समझ सकते हो, इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह फिक्स कर सकते हैं लोगों की, ठीक है, डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प करता है, कॉस्ट को बांटने में कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल है उसमें हेल्प करता है, परफॉर्मेंस वगैरह के इंप्रूवमेंट में, क्योंकि हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करके पता कर सकते हैं एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन वगैरह ले सकते हैं, मोटिवेशनल बेनिफिट देता है, डाटा टाइम पर अवेलेबल रहता है, ठीक है, रेडी एंड इन्फॉर्मेशन रहती है, ये सारे इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे हमें पता है कॉस्ट को 2 पार्ट में बांटा जाता है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो ना तो हम ये कह सकते हैं कंट्रोलेबल ना अनकंट्रोलेबल, मतलब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से नहीं बता सकते, लाइक एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, क्योंकि खर्चा तो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, भाई मशीनें क्या एक डिपार्टमेंट खराब होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन इस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट भी क्रिएट, मतलब डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर ही लड़ाई झगड़ा क्रिएट होना, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के ऊपर, कई बार है ना उनके जो कोई इंटरेस्ट होता है ना वो कन्फ्लिक्ट कर जाता है, लड़ाई हो जाती है। और रिपोर्टिंग में डिले करना, रिपोर्टिंग क्योंकि भाई देखो हमें परफॉर्मेंस हमने मेजर की, उसके बाद हमें रिपोर्टिंग भी तो करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को, लेकिन अगर उसमें डिले हो जाता है और डिले हो गया तो वही बात है रिजल्ट्स जो आएंगे डिसीजन जो लिए जाएंगे वो भी डिले होंगे।
और कई बार इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन देना मुश्किल हो जाता है मैनेजमेंट को, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उसमें से इंपॉर्टेंट को छांटना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। और कंप्लीट लेंस डिसेप्टिव, मतलब अगर हम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग पर डिपेंड रहेंगे तो ये एक धोखे वाली सिचुएशन की तरह ही हो जाएगा। मतलब वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं मान सकते हम। मानना रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग अच्छा है, लेकिन कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो भाई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग को, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी, अथॉरिटी कितनी है किसी डिपार्टमेंट की, वो क्लियरली करे, वो उसको बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। जो इम्प्लीमेंटेशन फेस है ना, वो मतलब उसके क्या होता है, रेसिस्टेंस फेस करते हैं। रेसिस्टेंस होते हैं मतलब रोक, एक टाइप से कहें तो जब किसी का अपोजिशन किया जाता है वो लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है। और जो फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन होती है ना, वो अराइज हो जाती है लोगों के अंदर, जो भी एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द मेन मीनिंग तो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह फिक्स करना, उसको असाइन करना, ताकि हम कंट्रोल वगैरह कर पाएँ जो भी कॉस्ट वगैरह हैं उसको। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है जिसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।